नमस्कार। जलंधर दूरदर्शन के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखती हूँ। ज़रा हटकर चलती हूँ ज़माने की रवायत से। जो सहारा देते हैं वो कंधे याद रखती हूँ। ये शेर मैं समर्पित कर रही हूँ डॉक्टर कुलविंदर कौर जी को, जिन्हें आज हमने अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है। नमस्कार डॉक्टर कुलविंदर कौर जी। नमस्कार जी। कुलविंदर जी से बातचीत शुरू करने से पहले मैं थोड़ा चाहूँगी इनके बारे में आपको बता दूँ। डॉक्टर कुलविंदर कौर जी कपूरथला के एक स्थानीय कॉलेज में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। पिछले 30 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं और लगभग 20 वर्षों से ये स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ा रही हैं। अब जो शख्स अध्यापन से जुड़ा हो वो लेखन से परे रह जाए, ये कदापि नहीं हो सकता, बल्कि संभव ही नहीं है। और यही बात इन पर भी लागू होती है। पढ़ाने के साथ साथ, अध्यापन कार्य के साथ साथ ये लिखती भी हैं। बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इनके। शोध कार्य करती हैं, अनुवाद कार्य करती हैं और संपादन से भी जुड़ी हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। डॉक्टर कुलविंदर जी, पहले तो स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जन्म स्थान जी और प्रारंभिक शिक्षा जी और इसी के साथ साथ अध्यापन कार्य कहाँ कहाँ से शुरू हुआ? जी सुषमा जी, मेरा जन्म जलंधर से ही है। तो यहाँ के ही स्थानीय स्कूलों से प्राइमरी, माध्यमिक और 10वीं तक की शिक्षा लेते लेते स्थानीय ही जलंधर के ही कॉलेज से मैंने पहले बीए करी, फिर एमए भी यहीं से की है, एमए हिंदी। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो इतने अधिक प्रेरणामयी थे कि मेरा बीए ऑनर्स में जब मेरा स्वर्ण पदक मैंने जीता, वो अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की एक ऐसी ललक थी मन में कि अगर आपको अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठना है तो उसका एक ही माध्यम है कि आप अच्छी पढ़ाई करें। वाह, बहुत अच्छा। तो उसके बाद एमए में भी मेरे साथ यही हुआ। एमए करते करते ही मुझे अपने ही कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई, अस्थायी तौर पर चाहे, लेकिन वो मिल गई। तो जिससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ, अच्छी छात्र होने के साथ साथ अच्छी अध्यापक भी बन सकती हूँ। तो उसी कॉलेज से मैंने अपनी प्राध्यापन कार्य शुरू किया, जहाँ से मैंने पढ़ाई की। और मुझे लगता है किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल होता है जो जिस कॉलेज से वो पढ़ता है वहीं वो पढ़ाता है। तो ये गर्व का पल मुझे मिला है। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ। मैंने वहाँ 2 साल पढ़ाया। उसके बाद फिर एक अन्य वहीं के ही जलंधर के ही एक कॉलेज में फिर से पढ़ाया अस्थायी तौर पर। और फिर उसके बाद मुझे कपूरथला में एक महाविद्यालय में मिल गई नौकरी, तो पक्की तौर पर। तो वहाँ से मैंने 1997 से लेकर आज तक वहीं पर अध्यापन कार्य में रत हूँ। पढ़ाना एक बहुत ही प्यारी सुखदाई यात्रा होती है, मुझे लगता है, क्योंकि आपको हर साल पढ़ाते हुए नए बच्चे मिलते हैं। वो नए ऊर्जावान विद्यार्थी मिलते हैं जिनको पढ़ाकर आप अपने जीवन की कहीं दबी घुटी कामनाएं, इच्छाएं भी उनके माध्यम से पूरी करते हो। बहुत सही कहा आपने। वो पूरी करते हो कि मैं अपने जीवन में शायद ये कुछ नहीं कर पाई, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने जो चाहा, जो मैंने सोचा, जो मेरी कामनाएं रही हैं और जिनको बनाने में मेरी माँ बहुत साथ थी मेरे साथ साथ, चाहे वो अनपढ़ थी सुषमा जी, लेकिन वो उनको मन में था कि मैंने अपनी बच्ची को बड़ी अच्छी शिक्षा देनी है। और ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नारी सशक्तिकरण की बात आजकल हम इतने झंडा लेकर जोर शोर से कर रहे हैं, पर मेरी माँ बिना किसी झंडे के ही, मुझे लगता है, नारी सशक्तिकरण की बड़ी बढ़िया मिसाल थी। बहुत अच्छे। वो मुझे हरदम मेरे अंदर भरती थी कि तुम पढ़ जाओगी तो अपनी समाज में एक जगह बना पाओगी जो शायद मुझे नहीं मिली है। क्योंकि जिस जमाने से, जिस समाज से वो संबंध रखती थी, वहां पर आत्मनिर्भर बनने के लिए जितने हाथ पैर मारने पड़ते थे, मुझे
लगता है हमें सुविधाएं उनसे बेहतर मिली हैं, ज्यादा मिली हैं, लेकिन उनको शायद नहीं मिल पाई, तो वो सब नहीं कमा पाई जो वो कमाना चाहती थी। तो वो उन्होंने मुझे वो पंख दिए कि मैं वो कमा सकूं, और शायद मैंने वो उनकी वो कामनाएं पूरी भी की हैं, सपने पूरे भी किए हैं अध्यापन के माध्यम से। मुझे याद है जब मुझे कपूरथला में परमानेंट नौकरी मिली थी तो सर्वाधिक चेहरे पर जो प्रसन्नचित्त मुद्रा, वो मुझे आज भी उनके चेहरे की कभी नहीं भूलती है। मेरे माँ बाप, मेरी बहनें 2 मेरे से बड़ी हैं, एक भाई है छोटा, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाई मैंने ही की है। उसके बाद MA, फिर मैंने नेट UGC नेट क्लियर किया, उसके बेस पे मुझे परमानेंट नौकरी मिली। फिर मैंने उसके बाद PhD शुरू की अध्यापन के साथ साथ। अब जब बच्चों को पढ़ाते हो, विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, हर साल एक नया चेहरे आपके पास एक संख्या में आते हैं जिनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा होती है, एक नए सपने होते हैं, तो आप उनके माध्यम से हमेशा जिंदगी को ऊर्जावान रख पाते हो, जी पाते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं। जी बिल्कुल। तो आपसे सुना मैंने कि हमारे माँ बाप, मैं अपनी भी माँ की बात करूं या हमारी उम्र के जो लोग हैं, इनके माँ बाप बेशक शैक्षणिक संस्थानों में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, जिसको मैं कह सकती हूँ तजुर्बा भी है, कि जो ज्ञान उनके पास था वो शायद हमें किताबें पढ़ने के बाद भी उतना प्राप्त नहीं हुआ। आज की जो जनरेशन है, जैसे या हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के पास जितना ज्ञान है कुछ किताबों से है, पर मुझे लगता है उससे ज्यादा हमें विरासत में मिला है, अपने बुजुर्गों से मिला है। बात बात पे वो जो कोट्स करते थे, छोटे छोटे मुहावरे पढ़ते थे, लोकोक्तियां सी थी उनकी जुबान में थी। तो जब वो हमसे बात करते थे तो बात करते करते ही बहुत कुछ समझा जाते थे। बहुत छोटी सी एक बात कहूंगी कि अक्सर ऐसा होता था, मैंने मतलब आपने भी देखा होगा, मैंने भी महसूस किया कि हमारे माँ बाप अक्सर कहा थे, जब माँ बनोगे तो पता चले। छोटी सी बात, तब हमें पता नहीं चलता था कि उनके कहने का अभिप्राय क्या है, लेकिन जब स्वयं माँ बन गए तो सच में उनकी ये छोटी सी बात ने हमें गहरा अनुभव करवाया कि माँ बनने के बाद हमारा जो सोच का दायरा वो बदल गया। तो ये हमें वो पोती में मिलता है, विरासत में मिलता है, और मुझे लगता है हमारी जनरेशन बड़ी सौभाग्यशाली रही है जिनके पास अपने बुजुर्गों का विरासत का ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम आगे बांट रहे हैं। और आप अध्यापन से जुड़ी हैं तो अपने बच्चों को आप बांट रही हैं जो आपके पास आते हैं। हालांकि मैं अगला प्रश्न आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या आपके परिवार में और भी अध्यापन से जुड़े रहे हैं, पर आपने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपने दर्शकों से मैं बात कर रही थी कि कुलविंदर जी 30 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही हैं। जी, इतना समय तो हो गया। तो अध्यापन करते करते फिर आपने लिखना कब शुरू कर दिया, और लिखने की ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सुषमा जी, ऐसा होता है कि जो अध्यापन तो आपको रोज नया कुछ पढ़ने का सुअवसर प्रदान करता है, लेकिन जो लेखक होता है वो जैसे कि बाकी लोग समाज में विचरण करते हैं वो भी वैसे ही विचरण करता है, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अधिक संवेदनशील, थोड़ी अधिक वैचारिक और थोड़ी अधिक सूक्ष्म होती है। कारण यही है कि वो चीजों को बड़ी गहराई से सोचता है। सोचते हम सभी हैं, ये नहीं कि कोई सोचता नहीं है, लेकिन कई बार हमारे पास वो शब्द नहीं होते, वो अल्फाज नहीं होते जिनमें हम अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को वाणी दे सकें, व्यक्त कर सकें। तो लेखक के पास वो दैवीय शक्ति होती है, वो ईश्वरीय ताकत होती है कि वो शब्द, वही संवेदना को जो समाज में विचरण कर रही समस्याओं को बड़े सुंदर शब्दों में पिरोकर रख देता है दर्शकों के सामने। कई चीज हमारे दिल को छू जाती है, एक ही घटना सबने देखी होती है, लेकिन लेखक जब उसको वाणी देता है तो वो सर्वप्रिय भी बन जाती है और लोग उसको पढ़ के लगता है वाह क्या लिखा है। इसके पीछे भी कारण यही होता है कि उसकी दृष्टि अधिक संवेदनशील है, अधिक वैचारिक है, बहुत अधिक सूक्ष्म है। तो आपकी प्रकाशित रचनाओं में काव्य संग्रह काफी हैं। 3 काव्य संग्रह हैं सुषमा जी मेरे। उसकी आंखें अब नहीं हंसती 2004 में आया था, ये आपके पास हैं जी। उसकी आंखें अब नहीं हंसती, मैं अपने दर्शकों को ये दिखा दूं कुछ हसरतें रूहानी, पहले ये उसकी आंखें अब नहीं हंसती जी। तो ये कुलविंदर जी का पहला काव्य संग्रह, और ये अच्छा, नाम ही बड़ा अद्भुत, बहुत सुंदर, उसकी आंखें अब नहीं। ये 2004 में प्रकाशित हुआ था तो, और ये अनकहा जो रह गया, जी जी जी, ये 2012 के आसपास का है। मतलब पहली रचना के बाद इनको लगा कि अभी कुछ छूट गया है, कुछ अभी और कहना है, तो बाकी है। दूसरा ये आपके पास आया, अनकहा कुछ रह गया।
जी। तो ये आपका दूसरा काव्य संग्रह था। फिर ये तीसरा है कुछ हसरतें रूहानी सी। अच्छा, तो बात हो गई कहने की, जो छूट गया था वो भी कह दिया, लेकिन रूहानी बातें भी तो होती हैं जो कहनी होती हैं, अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से साझा करनी होती है। तो ये तीसरा काव्य संग्रह और बहुत चौथा, अच्छा। जी, एक 3 चौथा काव्य संग्रह है जो प्रकाशनाधीन है, जिसकी काफी कविताएं जो भेजी जा चुकी हैं प्रकाशक के पास। वो है फिर से तुम, वो चौथा काव्य संग्रह है जो इसी वर्ष आ जाएगा। अच्छा, ये हमने बात करी है अभी कि हमारे आपके 3 जो काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अक्सर मैं अपने जो अतिथि हमारे यहाँ स्टूडियो में आते हैं उनसे पूछती हूँ कि आप पहली रचना सुना दीजिए, या वो कोई ऐसी रचना सुना दीजिए जो दर्शकों को या आपके पाठकों को बहुत अच्छी लगी हो। पर कुलेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप हमें वो रचना सुनाइए जो आपको सर्वप्रिय हो। जी बिल्कुल मैम, ऐसा होता है कि आप रचना, वही बच्चे की तरह सारे बच्चे आपको पसंद है तो फिर भी माँ का एक बच्चे के साथ एक गहरा, एक प्यारा सा कोना जरूर होता है। बिल्कुल, अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं ना, तो अक्सर घर में झगड़ा इसी बात को लेकर होता है, आप मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती हैं। तो वही बात है कि एक कविता जो मेरे मन के बहुत नजदीक है, जो अक्सर कवि दरबारों में मैं सुनाया करती हूँ और जिसको सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी वही कविता सुनाना चाहूंगी। जी, कविता का शीर्षक है हरिद्वार। हरिद्वार। जी, हरिद्वार में गंगा तट पर बैठ, तन कितना पुलकित, मन कितना विचलित। हरिद्वार में पुलकित, हाँ मन जी, कितना विचलित। हरिद्वार में गंगा तट पर बैठ, तन कितना पुलकित, मन कितना विचलित। लोग यहाँ बहाते अस्थियां प्रियजनों की, पानी में बहा देते एक रिश्ता। वाह, बहुत क्या सच में बहा देने से बह जाते हैं रिश्ते, और ना बहाने से क्या रह जाते हैं रिश्ते। अरे क्या बात है, बहुत संवेदनशील। क्या आप सच में बहा देने से बह जाते हैं रिश्ते, और ना बहाने से क्या रह जाते हैं रिश्ते। रिश्ते जब मन से शुरू होकर आत्मा तक नहीं जाते, तब लोग बार बार उन्हें लेकर हरिद्वार क्यों हैं जाते। वाह वाह, एक बार फिर से सुनना चाहूंगी ये पंक्तियां। रिश्ते जब मन से शुरू होकर आत्मा तक नहीं जाते, तब लोग बार बार उन्हें लेकर हरिद्वार क्यों हैं आते। बहुत अच्छे। तर्पण, मुक्ति, विसर्जन, मात्र चेष्टाएं शून्य औपचारिक हाथों की। तर्पण, मुक्ति, विसर्जन, मात्र चेष्टाएं शून्य औपचारिक निश्चेष हाथों की। नहीं संभाली जाती इनसे राख हालातों की। वाह जी वाह, क्या बात। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझदारी, दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी समझदारी, दूसरों को इंसान समझने की जिम्मेदारी हर रिश्ते को राख होने से बचाती है, और तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है। वाह जी वाह, बहुत। हर रिश्ते को राख होने से बचाती है, तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है। बहुत अच्छा, तर्पण से पहले अर्पण सिखलाती है। आज के संदर्भ की बात कही आपने, आज रिश्तों में जो खोखलापन आ रहा है, जी, थोड़ा सा मैं कहूँगी गैप सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आपने ये बात कही। बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न, आपने शोध कार्य भी तो किया है जी, कुछ उसके बारे में भी हमारे दर्शकों के मेरे साथ ना साझा 2 शोध ग्रंथ हैं सुषमा जी। एक है पंजाब में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। वो यूनिवर्सिटी में जब मैंने अपना शोध कार्य शुरू किया, उसके साथ जुड़कर वो पुस्तक बाद में आई थी। तो पंजाब के हिंदी साहित्य का इतिहास उसका नाम है। अच्छा, पंजाब के हिंदी साहित्य का इतिहास। ये यूनिवर्सिटी के MA के सिलेबस में भी लगी है, एक ऑप्शनल पेपर में, तो वहाँ रेखांकित है। साथ में मेरे लिए बड़े ये गर्व की बात है। दूसरी एक मेरे कॉलेज से प्रकाशित हुई थी हमारी धरोहर, तो उसका साथ में कार्य किया था मैंने, संपादन कार्य, जो पंजाब की और भारत की सांस्कृतिक निधियां हैं, खजाने हैं चीजों को, चाहे वो पंजाब और भारत का ही इन टोटल। तो जो उसके अमीर विरासतें हैं, चाहे वो इमारतों के रूप में हैं, वो ग्रंथों के रूप में हैं, वो किसी अन्य संदर्भ में है, तो उनका संयोजन किया था हमारी धरोहर के नाम से। और एक मेरा शोध कार्य है जो संपादन के रूप में है, हिंदी भाषी प्रदेश पंजाब में रचित हिंदी साहित्य। ये भी एक पुस्तक है। ये संपादन कार्य, ये संपादन कार्य है मेरा। ठीक है।
तो ये तो बात हो गई हमारे शोध कार्य और संपादन कार्य की, दोनों की बात हो गई। तो आपने अनुवाद कार्य भी तो किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अनुवाद कार्य का भी मिला है मौका। तो एक पुस्तक मेरे पास किसी माध्यम से पहुंची थी, जपजी साहब को लेकर, वो पंजाबी में रची थी। किसी संस्थान ने अपने वैचारिक दृष्टिकोण से उसका जपजी साहब की पंक्तियों का अनुवाद किया था। तो फिर बाद में मैंने उसका हिंदी में अनुवाद कार्य करके उनको दिया था, जपजी साहब का सुनगाला आकाश की। क्योंकि मूल रूप से आप पंजाब से हैं, पंजाबी भाषा आपकी अपनी मातृभाषा है, तो पंजाबी से हिंदी का अनुवाद, और हिंदी तो आपकी हालांकि जब डॉक्टर कुलविंदर कौर जी हिंदी बोलती है तो कहीं से नहीं लगता कि इनकी मातृभाषा पंजाबी रही है। हमारा समझती हूँ सौभाग्य, हम पंजाब के छात्रों का सौभाग्य कि आप जैसी गुणवान शिक्षिका उनको मिली है। और मुझे लगता है शैक्षणिक स्तर पर जिस तरह ये खुद स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, अपने छात्रों को भी उसी तरह तैयार करती होंगी। बहुत अच्छा लगता है हमें ये देखकर। अच्छा कुलविंदर जी, एक और आपका, जब मैं आपके बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उसमें एक और चीज़ मैंने देखी कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार्स में भी कुछ भाग लिया है। थोड़ा ये भी बताइए। जब हम अध्यापन कार्य करते हैं सुषमा जी अपने महाविद्यालय में, तो उसके लिए आपको अपने लिए भी दिन रात कोशिश करनी पड़ती है, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए या अपने शैक्षणिक विकास के लिए। इसको हम पर्सनल ग्रोथ के नाम से लेते हैं। तो उसमें आप और किताबें कितनी लिखते हैं या शोध कार्य कितना करते हैं, या जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो सेमिनार करवाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप उसमें जाकर पेपर प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वो दोनों तरह से ही आपके लिए एक व्यक्तिगत तौर पे भी एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है अपने आप को प्रस्तुत करने का, एक अध्यापक के रूप में, और एक शोध विद्यार्थी के रूप में, शोध व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का। तो ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है। बहुत अच्छा बात आपने अपडेट करने की कही कि हमें अपने जब हम पढ़ाते हैं छात्रों को, तो खुद को भी थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए या अपडेट करने के लिए पढ़ना पड़ता है। बात जब पढ़ाई की चल रही है तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका एक लंबा समय रहा है बच्चों को पढ़ाने का, 30 वर्ष कम नहीं होते हैं, उम्र का एक बहुत अच्छा पढ़ाव होता है, एक लंबी अवधि है। तो इस दौरान शिक्षण पद्धति में बहुत से बदलाव आए हैं। आप क्या महसूस करती हैं कि ये बदलाव हमारे छात्रों को सार्थकता की ओर ले जा रहे हैं, या इसमें किस तरह की चेंजेस आई हैं? सुषमा जी, जब हम, मतलब मैं और मेरे साथ के जो लोग पढ़ते थे, हमारी जो शिक्षण पद्धति थी उसमें मूल्य, विचार और स्वाध्याय, तीनों चीजें अपने अपने साथ साथ अनुपात में बढ़ती थी। क्लास में जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के अध्यापक और आज के अध्यापकों में अंतर आता जा रहा है। वो अंतर मूल्यों का है, वो प्रोफेशनलिज्म का है, वो पैसे के साथ जुड़ा है। वो मैं नहीं उस बारे में बात करना चाहती, लेकिन ये है कि तब के जो हमारे टीचर है, उनका, अध्यापक है, उनका असर आज तक हमारे व्यक्तित्व के ऊपर है। बिल्कुल। मैंने हिंदी की प्राध्यापिका बनने का सोचा तो अपने ही प्राध्यापिका को देखकर, उनको पढ़ाते देखकर, उनकी ज्ञान की समृद्धि देखकर, उनके अंदर का आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा कि मुझे अगर भविष्य में कुछ बनना है तो मुझे अध्यापक ही बनना है। तो ये मेरे टीचर हमारे मतलब रोल मॉडल हो जाते थे, वही हमारे टीचर होते थे। तो अगर किसी से हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते थे, वो उनका व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता था, तो हमारे एक सपना बन जाता था कि हम भविष्य में इनके वैसे ही टीचर बनेंगे। बहुत अच्छे। मुझे ये, मैं नहीं कहती कि हम अपने बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं, मैं इसको जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर कहना चाहूंगी। बच्चे आज आपसे लेने को तैयार नहीं है। मुझे याद है हमारे जो अध्यापक थे क्लास में कहते हैं कि जब आप कहते थे कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं एक टीचर, तो उसके सामने 30 बच्चे बैठे हैं मान लीजिए, तो वो 1-2 बच्चा होता जो आंखों ही आंखों में उसका सारा ज्ञान मानो पी जाना चाहता है। मुझे आज भी उनके शब्द याद है। सही है। तो आज वो बच्चे हमें नजर नहीं आते अपनी क्लास में, जो आपसे कहें कि वो आंखें हमें दिखती नहीं है जो हमसे हमारा ज्ञान ले जाना चाहती हैं। तो उनकी तलाश हमें रहती है
किसी एक बच्चे के लिए हम अध्यापक क्लास में पढ़ाने जाते हैं कि वो एक कोने में बैठा कोई एक बच्चा आपकी बात को, आपकी ज्ञान को सुन रहा है, आप उसको देना चाह रहे हैं। कई बार हम बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन बच्चे का रुझान, बच्चे की अभिरुचि, बच्चे का इंटरेस्ट देखकर हमें लगता है नहीं, जितना कह दिया मुझे लगता है ये इनकी सामर्थ्य के हिसाब से इतना भी काफ़ी कह दिया है। फिर क्लास के बाहर आकर एक या दो बच्चे हमें मिलते हैं कि मैम मैं इस बात को दोबारा समझाओगे आप, तो तब लगता है कि आपके अध्यापन की सार्थकता वहाँ है जहाँ बच्चे आकर आपके पास दोबारा पूछने आते हैं। आपका वो ज्ञान जो आप क्लास में नहीं देकर आए वो आपसे आकर वापस लेना चाहते हैं। टीचर तब सार्थक होता है जब बच्चा आपसे आपका पूरा ज्ञान समेट लेना चाहता है, इच्छुक बनकर, जिज्ञासु बनकर आपके पास आता है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एक मतलब टीचर तो चाहता है, एक अध्यापक तो चाहता है जो उसके पास है वो सब अपने बच्चों को दे दे। क्योंकि उसका मकसद ही यही है, उसका लक्ष्य यही है। और एक टीचर को, जैसे एक माँ को अच्छा लगता है ना कि जो वो जिंदगी में नहीं कर पाई, जैसे आपने आरंभ में कहा कि आपकी माता जी को लगता था कि वो जो नहीं कर पाई हैं वो उनकी बेटियां करें। इसी तरह एक जो अच्छा शिक्षक होता है उसको भी ये होता है कि जो मेरे पास है उससे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे छात्र हैं, वो कर पाएं। तो लेकिन सबकी अभिरुचि भिन्न होती है। तो यही कारण होता है कि जब एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं, 30 छात्र हैं, तो पढ़ाने वाला टीचर वही है, एक फर्स्ट आ रहा है, एक फेल हो रहा है, फेल भी हो जाता है। तो अध्यापक तो वही है। ये आपकी अपनी रुचि पे, आपकी अभिरुचि पे बहुत निर्भर करता है। बहुत सही कहा आपने। तो छात्र तो अपने आप को आज के संदर्भ में, आज बहुत कुछ है स्टूडेंट्स के पास। जब हम लोग छात्र थे तो हमारा सारा केंद्र बिंदु हमारे अध्यापक होते थे। आज जो छात्र हैं सोशल मीडिया से बहुत ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और अक्सर जो एक चीज़ मैं और देखती हूँ जो मुझे चुभती है कि बच्चों को लगता है कि जो ये कह रहे हैं शायद ये सुन के भी अनसुना, कोई नहीं, इसको बाद में हम वहां से देख लेंगे, है ना। ये जो चीज है ना वो भी आपको ज्ञान अर्जित करने से रोक रही है। या पूरी तरह से वो ग्रॉस भी नहीं कर पाते हैं कि जिसको माइंड सेट कहते हैं, तो उनका माइंड सेट ही ऐसा बन चुका है। तो चलिए, ये तो समय परिवर्तन की बात है। जैसे जैसे समय बदलता है, सोच बदलती है, विचार बदलता है, मॉरल वैल्यूज बदलती हैं, एथिक्स बदलते हैं। तो जब सब कुछ बदलता है तो संभावनाएं भी बदलती हैं। सीधी सी बात है। तो बदलते परिवेश में ये सब मैं समझती हूँ कि हम लोगों को स्वीकार करना ही होगा। तो खुशी की बात ये होती है कि जो हम कहना चाहते हैं अगर एक छात्र भी हमसे वो ग्रहण कर लेता है तो हमारा जो टारगेट है या हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा प्रयोजन सफल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा है, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, बल्कि सुनना चाहती हूँ आपसे कि आपने कहा आपकी एक रचना जो काव्य संग्रह जो है अभी प्रकाशनाधीन है, उसकी कोई छोटी सी रचना आप जाने से पहले हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि वो रचनाएं अभी आने वाली हैं। जी, तो आने वाली रचना थोड़ी सी आप अगर हमारे छात्र दर्शकों को सुना दें तो। सुषमा, जैसे आपने कहा कि वो कविता में आप आसपास के सारे वातावरण को बड़ी सूक्ष्मता से जब देखते हैं तो कई चीजें हैं जो लेखक बड़ा परेशान होकर कई बार महसूस करता है, तब लिखता है। तो मेरी एक कविता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा सुनहरा आता है, एक वक्त ऐसा सुनहरा आता है जब एक बच्चे का पूरा संसार उसकी माँ के इर्द गिर्द बुना होता है। सारी दुनिया सिमटकर माँ बन जाती है और माँ दुनिया समेटकर उसकी हो जाती है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। और माँ दुनिया समेटकर उसकी हो जाती है। वक्त पलटी खाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं और सारी दुनिया के रंग उन पर चढ़ जाते हैं। 7 रंग के सपने 20 रंग ले उनके सीमित दायरों पर घात प्रतिघात करते हैं और फिर पूरी दुनिया का प्रतीक माँ दुनिया से शने शने मनफी हो जाती है। बहुत माँ तुम नहीं जानती, माँ तुम समझती नहीं, माँ तुम्हें नहीं मालूम, माँ तुम नहीं समझोगी, जैसे वाक्य हर घर की त्रासदी बन जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये जो पंक्तियाँ कुलविंदर जी ने कही हैं, ये मुझे लगता है आज के परिवेश में बिल्कुल आज के संदर्भ में एकदम सटीक हैं। बातचीत करते हुए मैं यही इनसे पूछने वाली थी कि कैसे विषय चुनते हैं, पर हमारे दर्शकों को भी स्पष्ट
साबित हो गया कि विषय इनके ज्वलंत होते हैं, और जो ये कविता की पंक्तियां थी ये बता रही हैं, और ये कहानी है घर घर की। जी। हर बच्चे का आज यही सोचना है और यही कहना है। तो बहुत ही एक अच्छे संदेश के साथ आपने ये बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। कुलविंदर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।